हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन चक्र के बारे में। जरा देखते हैं कि कार्बन चक्र में हम लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं कि कार्बन चक्र होता कैसे है पूरा कार्बन चक्र। राइट, देखिए, हमने कल आपको चर्चा किया था जल चक्र के बारे में। तो कल मैंने बताया था चक्र का मतलब साइकिल होता है, मतलब कोई भी चीज है जब रिपीट होती है तो वो हो गया आपका। अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन का मतलब कि सी, और सी जिसकी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 भी होता है और कुछ जगहों पे 14 भी होता है। मतलब क्या, दो अपरूप में मिलेंगे, कार्बन 12 वाला और कार्बन 14 वाले। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आपको कार्बन देखने को मिलेंगे। कार्बन के अपरूप मुख्य रूप से जो आपको प्राप्त होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो हीरा होता है और दूसरा होता है ग्रेफाइट। राइट, ये सभी बातें तो आपको पता है। बात जरा हम कर लेते हैं कि जो चीजें हमारे प्रकृति में चाहिए। अब हीरा और ग्रेफाइट की जरूरत तो एक जीव जंतु को नहीं चाहिए, पेड़ पौधे को नहीं चाहिए। तो कार्बन का जो फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है वो फॉर्म 3 जगह से प्राप्त होते हैं। कार्बन जीव जंतु या पेड़ पौधे को कितने जगह से प्राप्त होते हैं? तो 3 जगह से मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब कार्बन कहां कहां से प्राप्त होगा, अर्थात क्या कार्बन की प्राप्ति। कार्बन की प्राप्ति, तो देखिए, कार्बन की अगर प्राप्ति की बात कीजिएगा तो पहला नंबर का कहां पे मिलेगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि यह पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसका उपयोग कौन करते हैं भाई? पौधे अवशोषित करते हैं, पौधा अवशोषण के द्वारा लेता है। ठीक है, मतलब क्या, यह संश्लेषित करने अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। दूसरा नंबर बात कीजिएगा तो दूसरा कहाँ मिलता है? तो जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, उन चट्टानों पे कार्बनिक रूप में रहते हैं। चट्टानों में कार्बनिक रूप में पाया जाता है। चट्टान में कैसा मिलेगा भाई? तो कार्बनिक रूप में। क्लियर है, ये भी हो गया। अर्थात कि वायुमंडल में पहला दूसरा नंबर चट्टानों पर। तीसरे नंबर की अगर बात कीजिएगा तो ये कार्बनिक रूप के अलावा और कहाँ मिलेगा? तो ये मिलते हैं हमें जीवाश्म ईंधनों में। कहाँ पे प्राप्त होते हैं? हमें जीवाश्म से। तो जीवाश्म का मतलब क्या कि जीवों का अवशेष जो किसी कारणवश हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दब गया और वह जीवों का अवशेष आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है, उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जैसे जीवाश्म में ईंधन की अगर बात कीजिएगा तो जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। क्लियर है, मतलब क्या, वह जीवाश्म जो ईंधन है उस जीवाश्म के अंदर भी हमें क्या प्राप्त होगी? तो कार्बन की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवाश्म ईंधन के रूप में क्या मिलेगा आपको? मैंने बताया आपको पेट्रोलियम। कहां प्राप्त होगा? पेट्रोलियम के रूप में। और किसके रूप में प्राप्त हो सकता है? तो पेट्रोलियम के अलावा आपको मिल सकता है कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कोयला के रूप में। ठीक है, तो इस रूप में आपको क्या मिल सकते हैं? जीवाश्म मिल सकते हैं। क्लियर? तो बात ये होगी कि ये तो 3 स्रोत हो गए जहां से कार्बन प्राप्त होती है और पौधे मुख्य रूप से वायुमंडल से इस्तेमाल करते हैं। तो जब ज्यादातर उपयोग अगर वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो अब हमें जानकारी इसकी आवश्यकता पड़ती है कि वायुमंडल में आयतन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कितनी होती है। मतलब मान लीजिए, आयतन कहने का मतलब है कि एक एकांक जो एरिया है आपकी 1 मीटर क्यूब की एरिया है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। इस आपकी एरिया के अंदर जितने भी आपके अणु पाए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसे हम क्या कहेंगे? कि उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कहेंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने आयतन है उसका। ठीक है, इस क्षेत्र में कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब क्या कि पूरे अगर वायुमंडल की दृष्टि से देखें, पूरी वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में
आयतन की अगर दृष्टि से देखें, आयतन के आधार पर देखें, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कितनी है? तो यह है 0.03, ठीक है, 0.03% है। क्लियर है? इससे पहले आपका कुछ ज्यादा दिन नहीं, कुछ साल पहले ही इसकी उपलब्धता यहाँ पर 0.03% थी, जो कि पहले की डाटा थी, लेकिन अब 0.03 हो गई है, क्योंकि हम लोग प्रदूषण करना तेज कर दिए, प्रदूषण ज्यादा हो रही है, प्रदूषण क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो जब ज्यादा प्रदूषण होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बनाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन लेयर वाले के साथ अभिक्रिया करके तब CO2 बनाएगा। मतलब दोनों केस में CO2 बनेगा, और जब CO2 बनेगा तो यह CO2 का लेवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाएगा। क्लियर है आप लोग को? तो ये तो क्लियर हो गया कि आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% अवेलेबल है। अब बात एक और आती है कि इतना ज्यादा जो उपलब्धता है यह पौधों के लिए पर्याप्त है क्या? पौधे पूरे आपके एक वर्ष में जितना इस धरती पर पौधे हैं, क्या जितना उसे चाहिए उतना उपयोग हो जाता है? तो बात यह समझनी पड़ेगी कि एक साल के अंदर एक पौधे को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे हम कि कितनी उपलब्धता की आवश्यकता पड़ती है, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि उपलब्धता वो कितनी उपलब्धता है और उपलब्धता पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे वार्षिक रूप में कि कितना, मतलब एक वर्ष में जितना पौधा है कितना ज्यादा कार्बन का उपयोग वो करते हैं, तो उसकी बात देख लेते हैं जरा। देखिए, जो वायुमंडल में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसकी में बात कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज होता है वो लगभग 60 गुने 10 के पावर 3 टन जो होते हैं, लगभग इतने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पौधे प्रति वर्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया के रूप में करते हैं। ठीक है, ये 3 नहीं 10 के पावर 9 होंगे। ठीक है, इतना का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में अगर यूज हो गया, ध्यान से जरा समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण में इतना यूज हुआ, तो ऐसा नहीं कि प्रकाश संश्लेषण में यूज होने के बाद पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर स्टोर ही हो जाएगा। यह यूज इतना होगा, यह आंकड़ा इसलिए दिए हैं कि इसे आप याद रखिएगा कि 60 गुने 10 के पावर 9 टन प्रकाश संश्लेषण के रूप में यूज करेगा, लेकिन सिर्फ उसका कितना भाग? तो 7 गुणे 10 के पावर 13 केजी ही सिर्फ इसे क्या कर पाएगा? यह अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। क्लियर है? सिर्फ इतना ही वो क्या कर पाएगा? स्टोर कर पाएगा। अब जरा देखिए कि इतना स्टोर करने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास इससे ज्यादा जो होंगे फिर वो वायुमंडल को रिटर्न करेगा, उनके पास स्टोर नहीं होगा ये चीजें। जैसे आपको पता है कि पौधे 2 काम करती है, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है और दूसरा श्वसन क्रिया भी करती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने का मतलब है कि छोटे छोटे अकार्बनिक जो आपके अणु है वो मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बनिक अणु बनाएंगे। लेकिन श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं कि कार्बनिक अणु टूटते हैं और टूटने के बाद छोटे छोटे अकार्बनिक बनते हैं जो कि वायुमंडल में मुक्त होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझिए, 2 घटनाएं हैं, दोनों में कार्बन का यूज है, लेकिन दोनों की आंकड़ा आपका क्या है जी? अलग अलग है। बात इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है आपका कि श्वसन की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, दोनों क्रियाएं करते हैं पौधे। ठीक है, कौन कौन? ऊपर लिख देते हैं। देखिए, एक हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, जल होंगे, ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6।
मैं पूरा कंप्लीट समीकरण नहीं लिख रहा हूं आपके लिए समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिलेंगे तो ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन वहीं पे दूसरी अभिक्रिया होगी जो कि श्वसन की क्रिया होगी। तो श्वसन की क्रिया में यहाँ पर क्या होगा कि इसी ग्लूकोज का यूज होगा, और ग्लूकोज का यूज होने के बाद फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होंगे वह मुक्त होंगे। जरा ध्यान से समझिए कि एक समय में कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे यूज हो रहा है, वहीं पे दूसरे समय में इस कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निष्कासन हो रहा है। ये दोनों घटनाएं आपके पौधे के अंदर, सभी पौधों के अंदर होती है। सभी पौधे का मतलब जो पौधे हरे हैं, जो पौधे क्या है, हरे हैं, उन सभी पौधों में घटनाएं होती है। क्लियर है? अब जरा गौर कीजिए कि ये घटना अगर होगी, पौधों के अंदर अगर होगी, तो इन घटनाओं के बाद पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोर तो नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यूज जो होगा वह 60 गुने 10 के पावर 9 टन होगा। एक टन में लगभग कितना केजी? एक क्विंटल में 100 केजी और एक टन में 40 केजी। ठीक है, तो 60 गुने 10 के पावर 9 टन, यानी कि इसके गुने में 40 कर दीजिएगा तो उतना केजी में बदल जाएगा। और आपका उसमें से स्टोर कितना होगा? 7 गुने 10 के पावर 13 केजी ही क्या होंगे? स्टोर हो पाएंगे। क्लियर है आप लोग को? तो ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ गई, श्वसन की क्रिया समझ में आ गई। अब देखते हैं ये है कि कार्बन का चक्र कैसे स्टार्ट होता है और पूरा कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्टअप हम करेंगे वायुमंडल से, कि वायुमंडल में उपलब्ध उस कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन की मात्रा वहां से निकलकर जाती कहां पे। ठीक है, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसका अवशोषण पौधे के द्वारा किया गया। ध्यान से जरा समझिएगा कार्बन चक्र को। क्या है कि वायुमंडल है, ये मान लीजिए कि पूरी वायुमंडल है। ठीक है, और इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग गैसेस यहाँ पर अवेलेबल है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका पेड़ है, और यह पेड़ क्या करेगा कि अपने हरे पत्तों के माध्यम से इसका यूज करेगा। ठीक है, हरे पत्तों के माध्यम से क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक है, अब यूज करने का मतलब क्या हो गया? ये यूज करेगा, और यूज करने के बाद यहां पे क्या करेगा? अब जो बच जाएगा उनकी बात कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आ गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो गया किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, इनका यूज हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। राइट, अब ग्लूकोज में जाने के बाद कार्बन का फॉर्म अलग बदल गया। अब क्या होगा कि यह जो होगा, अब इसका उपयोग कौन करेगा? तो यह पौधा के पास जो भोजन के रूप में स्टोर होगा, जो ऊर्जा स्टोर होगी, इसका उपयोग शाकाहारी जीव करेंगे। ध्यान से जरा समझिएगा, इसका उपयोग कौन करेगा? शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव करेगा। ठीक है, अब शाकाहारी जीव के अंदर यह जो आपका ग्लूकोज की मात्रा है वो यूज हो जाएगी। फिर इस शाकाहारी जीव के अंदर जो यूज करेगा, इसके बाद आपका कौन होगा? मांसाहारी यूज करेगा, मांसाहारी यूज करेगा, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी यूज करेगा, सर्वाहारी यूज करेगा। अब यहां पे आने के बाद यह हर केस में आपका श्वसन की क्रिया होगी। मैं किसी एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, इन सभी केसेस में क्या होगी? श्वसन की क्रिया होगी। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, सब में जो ग्लूकोज यहाँ पे जा रहा है, यह ग्लूकोज टूटेगा। क्या होगा? यह ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटने के बाद फिर किस में बदलेगा? तो जल में बदलेगा, आपका एटीपी बनेगा, या इसके अलावा क्या बनेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एटीपी का यूज तो शरीर में होगा, लेकिन H2O जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये सर्वहारी क्या करेंगे? वायुमंडल को देंगे। किसे देंगे? वायुमंडल को देंगे, और फिर ये वायुमंडल से क्या करेंगे? ये पेड़ पौधे फिर से अवशोषित करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी घटना के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक प्रकार का चैन बन रहा है। पूरी घटना में क्या बन रहा है? एक प्रकार का चैन बन रहा है। तो यह जो चैन बन के तैयार होगा, इसी चैन को हम क्या कहते हैं? इसी चैन को हम कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोग को? कार्बन चक्र का मतलब
कि कार्बन का फिर से रिपीटेशन हो जाना। एक पॉइंट से कार्बन निकला और फिर से कार्बन उसी जगह पे, अर्थात वायुमंडल से हमने कार्बन की अवशोषण का स्टार्टअप किया था और पुनः फिर कार्बन आपका चलते हुए ये सर्वाहाड़ी के माध्यम से पुनः वायुमंडल में चला गया। तो एक तो ये माध्यम हो गया, एक तो ये स्रोत हो गया। अब दूसरे एक और स्रोत की अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका जो कार्बन की मात्रा उसका रिपीटेशन कैसे होगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। इसी में देखिए, केसेस इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको केस देते हैं, बोलते हैं कि इसमें बताइए कौन सा चक्र दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब कि इसमें किस चीज का चक्रण हो रहा है, किस पोषक का चक्रण हो रहा है, उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक केस ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी पहाड़ी इलाका में चाहे कहीं पे आपका क्या है, कोई पौधा है। ठीक है, इसी पौधा को ले लेते हैं, पौधा का फोटो बना हुआ है, इसी पौधा को ले लेते हैं। ठीक है, अब यह पौधा है और यह पौधा क्या है कि किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां पे कार्बनिक के रूप में आपका नीचे कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में कार्बन अवेलेबल है, कार्बोनेट के रूप में। अब ये कार्बोनेट के रूप में, उसके बाद ये टूटेगा, तो टूटेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म या कार्बन का अन्य फॉर्म बनाएगा। अब क्या होगा कि यह जो कार्बन का फॉर्म बनाएगा, यह कार्बन के फॉर्म किसके द्वारा यूज होगा, पौधे के द्वारा यूज होगा। फिर पौधे के बाद किसके द्वारा यूज होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका अन्य जीवों के द्वारा यूज होगा। जैसे उपभोक्ता के द्वारा यूज होगा। उपभोक्ता के अंदर भी श्रेणियां है आपका, इसके अंदर भी श्रेणी है। प्राथमिक हो गया, ठीक है, द्वितीयक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, तृतीयक हो गया। ये उपभोक्ता हो जाएंगे, इन उपभोक्ताओं के रूप में यूज होगा। अब ये उपभोक्ता के रूप में जब यूज हो जाएगा तो ये तृतीयक से क्या हो जाएगा, फिर ये वायुमंडल में जाएगा और यह मर जाएगा। मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए यह जीव जो था वह मर गया, तो मरने के बाद यह कहां जाएगा, धरती में जाएगा। अब धरती में क्या होगा कि धरती में आपका सूक्ष्मजीव जो होगा इन पे रहेगा, सूक्ष्मजीव अपना काम करेगा इस पे। जब सूक्ष्मजीव काम करेगा तो सूक्ष्मजीव काम करने का मतलब क्या, इसका अपघटन होगा। तो अपघटन होने के बाद 2 केसेस होते हैं कि एक नंबर क्या होते हैं कि पोषक तत्व 2 फॉर्म में बनकर निकलते हैं। पोषक तत्व जो होंगे 2 रूप में बाहर निकलेगा, या तो किस रूप में निकलेगा, या तो गैस के रूप में निकलेगा, या तो गैस के रूप में निकलेगा, या फिर किसके रूप में निकलेगा, ठोस के रूप में निकलेगा। तो जो गैस के रूप में निकलेगा वो तो वायुमंडल में चला जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। अगर ठोस के रूप में निकलेगा तो नीचे धरती में चला जाएगा कार्बन की उपलब्धता को पूरा करने के लिए। तो यह अलग अलग केसेस है जहां से निकल जाएगा, फिर ये कार्बन के रूप में नीचे जाएगा, तो फिर ये कार्बोनेट का रूप धारण करेगा, और कार्बोनेट का रूप धारण करेगा तो फिर अगले चल के फिर पौधे का काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये केसेस कोई भी हो सकती है, कि किसी भी केस में क्या हो सकता है कि यूज किया जा सकता है, अर्थात पौधे जो होंगे वह किसी भी रूप में इसका यूज करेंगे अपनी उपलब्धता के आधार पे। ठीक है, ये सभी केसेस में मेरा कहने का एक ही मतलब होगा कि सभी आपका कोई भी मेथड होगा इसमें तो एक साइकिल बनाएगा, एक प्रारूप बनाएगा कि एक मेथड से उठकर फिर उसी कार्बन, उसी पोषक तत्वों का रिपीटेशन होगा। ठीक है, और जो ये रिपीटेशन का केस है इसी को हम चक्र बोलते हैं या साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन चक्र, आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कार्बन चक्र की फेजेज कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो समझ लीजिए आप। जैसे तो इसमें क्या हो जाएगा, शुरू में स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद कहां चला जाएगा, उपभोक्ता, और उपभोक्ता से कहां पे, डिकम्पोजर अर्थात कि अपघटक के रूप में, अपघटक। ये आपका प्रसार किसका हो जाता है, कार्बन का प्रसार हो जाता है। CO2 यूज किया, फिर उपभोक्ता के पास गया आपका ग्लूकोज के रूप में, और ये मृत हो गया, ये मृत हो गया, तो अपघटक फिर क्या कर दिया, तोड़ के CO2 के रूप में वायुमंडल को दे दिए।
तो यह केस क्या हो गया, पहला स्वपोषी, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। यह तीनों केस किसका फॉर्म बनाते हैं, यह कार्बन चक्र का फॉर्म तैयार करते हैं। आशा फ्रेंड्स कार्बन चक्र के फॉर्म और उनके तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चक्र के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।